हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का इतिहास का चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद। और आज हम जानने वाले हैं इसका पहला टॉपिक, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई के अलावा एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है और साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। तो इन्हीं सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसका नाम है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। ऑलराइट, चालू किया जाए। चलिए आइए। तो सबसे पहले तो बात आती है भारत में राष्ट्रवाद की। आखिर भारत में राष्ट्रवाद क्या है? जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद। ऑलराइट, पढ़ा था सभी ने। यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में हमने काफी सारी चीजें जानी थी कि ये शुरुआत होती है यूरोप में राष्ट्रवाद की फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। जनता परेशान हो चुकी थी निरंकुश शासन से, ठीक है, और जनता ने 14 जुलाई 1789 की सुबह क्या कर दी? फ्रांसीसी क्रांति चालू कर दी, सड़कों पर उतर आई, सरकारी भवनों को घेर लिया। ठीक है, इस तरीके से वहां राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है और आगे जाके कई वर्षों के सफल प्रयासों के बाद, सफल और असफल दोनों प्रकार के प्रयासों के बाद वहां की जनता भी आजाद हो जाती है उस निरंकुश शासन से। अब बात आती है भारत की। ठीक है, तो भारत ने भी भाई साहब सैकड़ों वर्षों की गुलामी सही है, अंग्रेजों के अत्याचारी क्रूर शासन को सहा है। ठीक है, बहुत ही भयंकर गुलामी को सहा है। आप और हम आज यहाँ खड़े हैं ऐसे ही आजाद देश के नागरिक नहीं कहलाते। मैं आपको पॉलिटी भी पढ़ाती हूँ, पॉलिटी में हर वो चीज बताई जाती है कि आप एक आजाद देश के नागरिक हैं, आपके देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो क्या वो ऐसे ही आ गई थी? नहीं। जो हमारे पुराने राजनेता रहे हैं, राष्ट्रवादी आंदोलन करता रहे हैं, जिनकी भूमिका आजादी को दिलाने में रही है, उन लाखों शहीदों के परिणाम स्वरूप आज हम एक लोकतंत्र देश में खड़े हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी आजादी की लड़ाई में दे दी थी। बहुत ही कई सारे शहीद तो ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में दे दी थी। खुदीराम बोस जो कि बहुत ही कम उम्र के थे, 15 या 16 वर्ष के थे, उन्होंने इस आजादी की लड़ाई में खुद को झोंक दिया था, खुद का बलिदान दे दिया था। खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे कई तमाम शूरवीर रहे हैं जिनके बल पर आज हम एक आजाद देश के नागरिक कहलाते हैं, एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक कहलाते हैं। तो वही सारी चीजें जाननी है कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो भारत के राजनेताओं ने, भारत के वीर सपूतों ने कैसे वो लड़ाई लड़ी थी, कहां से शुरुआत हुई थी भारत में राष्ट्रवाद की, कहां से वो चिंगारी शुरू हुई थी और पूरे देश में आग की तरह फैल गई थी और हम 15 अगस्त 1947 के दिन आजाद हो गए थे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आज की कहानी, आज के पहले टॉपिक से, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हम करेंगे। ठीक है, उसके पहले थोड़ी सी बात यह जान लें कि आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था। जो आधुनिक भारत हम देखते हैं, ठीक है, जब आधुनिक भारत की हम बात करते हैं, एक आजाद भारत की बात करते हैं, और आजाद भारत में अलग अलग प्रांत एकदम स्वतंत्र रूप से हमें दिखाई देते हैं। किसका परिणाम थे? राष्ट्रवाद की लड़ाई का परिणाम थे। और भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास कई अन्य उपनिवेशों की तरह उपनिवेश विरोधी आंदोलन से जुड़ा था। ध्यान देना इस शब्द पर, उपनिवेश विरोधी आंदोलन। उपनिवेश का अर्थ क्या होता है? अब सुन लो भाई, अंग्रेजों का शासन किस पर था? हम पर था। ठीक है, तो अंग्रेजों का शासन जहां जहां था, भारत पर ही नहीं, जहां जहां उन्होंने अपना शासन स्थापित करके रखा था, जिन देशों को अपने कब्जे में लेकर रखा था, उन देशों को, उन क्षेत्रों को औपनिवेशिक क्षेत्र कहा जाता है, कॉलोनियल कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनी क्षेत्र। क्लियर हो रही है बात? तो वो कैसा शासन था? औपनिवेशिक शासन था। और हमें उस औपनिवेशिक शासन का क्या करना था? विरोध करना था।
तो इस उपनिवेश विरोधी आंदोलन में कई सारी लड़ाइयां लड़ी गई। कुछ लड़ाइयां शांति से लड़ी गई, कुछ लड़ाइयां क्रूर होकर लड़ी गई। तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास हमें कैसे दिखाई देता है? अन्य उपनिवेशों की तरह उपनिवेश विरोधी आंदोलन से दिखाई देता है। उपनिवेशों के विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में कई सारे आंदोलन हुए थे, जिनका जिक्र हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर देखें, 6 अप्रैल 1919 का ये दिन दिखाई दिया है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह के बड़े जुलूस आम बात थी। 6 अप्रैल 1919 को एक जुलूस का दृश्य दिखाया गया है, सड़कों पर दिखाया गया, भारत की सड़कों पर। और इस तरीके के जुलूस उस दौरान जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, भारत में राष्ट्रवाद की लहर जाग उठी थी, इस तरीके के आंदोलन भारत की सड़कों पर होना, इस तरीके के जुलूस निकलना बहुत ही आम बात थी। ऑलराइट, चलिए अब देखें, सबसे पहली बात है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक हुआ था। कब से कब तक? 1914 से 1918 तक हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पैदा कर दी थी। ठीक है, हुआ तो था ये यूरोपीय देशों में, लेकिन उस समय भारत में किसका शासन था? यूरोपीय देश ब्रिटेन का शासन था। ठीक है, तो भारत को जबरन उस लड़ाई में ब्रिटिशर्स की हेल्प करनी पड़ी थी, क्योंकि उनका शासन था। भारत के सेना को उनका सहयोग देना पड़ा था, क्योंकि भाई वो राजा बने हुए थे हमारे, तो भारत पर भी उसका असर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पूरे विश्व में पैदा हो गई थी, जिसका असर भारत पर भी राजनीतिक और आर्थिक रूप से दिखाई देता है। भारत को युद्ध के दौरान, जब पूरे विश्व में ये युद्ध चल रहा था, तो भारत को युद्ध के दौरान कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब ऐसी कौन कौन सी समस्या हैं जिनका सामना भारत को प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा करना पड़ रहा था? रक्षा खर्चे में वृद्धि। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का शासन कहां था उस समय? भारत में था। ठीक है, भारत में था, तो अंग्रेजों ने भारतीय सेना का सहयोग लिया उसमें, और भारतीय सेना को उनका सहयोग देना पड़ा। तो यहाँ का जो रक्षा का खर्चा है, रक्षा बजट है, वो गड़बड़ा गया था, और रक्षा के खर्चे में वृद्धि हो गई थी, सैन्य खर्चे में वृद्धि हो गई थी। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आर्थिक रूप से नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, फिर युद्ध के दौरान कीमतों में वृद्धि हुई। अब पूरे विश्व में युद्ध छाया हुआ है, हर जगह हर चीज की कमी पाई जा रही है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं, घर में कमाने वाले जो पुरुष हैं वो कहाँ जा रहे हैं? सेना में जा रहे हैं, युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं। घर में कमाई कौन करेगा? घर के लिए खाना कौन लाएगा? फिर महिलाओं को कमाई करने के लिए भी जाना पड़ रहा है, और बच्चों को भी संभालना पड़ रहा है, घर भी संभालना पड़ रहा है। और कई परिवार तो ऐसे थे कि जिसमें उस घर के व्यक्ति शहीद हो गए, जो एकमात्र उनकी कमाई का सहारा थे। ठीक है, तो युद्ध के दौरान जो है महंगाई बढ़ती चली जा रही थी, कीमतों में वृद्धि होती जा रही थी। ठीक है, क्योंकि फसलों का भी नुकसान हो रहा था, और उस दौरान प्लेग नाम की महामारी भी फैल गई थी, जिसके कारण भी जो है महंगाई में वृद्धि हो गई। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। जो ग्रामीण क्षेत्र के सिपाही थे उनको जबरन सेना में भर्ती करा गया, और प्रथम विश्व युद्ध में उन्हें हिस्सा लेना पड़ा। इस तरीके से भारतीयों की भागीदारी स्पष्ट रूप से प्रथम विश्व युद्ध में हमें दिखाई देती है, जिसका खामियाजा भारत को राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूपों से झेलना पड़ा था। ऑलराइट, क्लियर है बात? तो क्या आप एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बता सकते हैं? क्वेश्चन ये है कि प्रथम विश्व युद्ध किसके और किसके बीच में लड़ा गया था? किन दो शक्तियों के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था? ये कमेंट करके आपको बताना है। ऑलराइट, चलिए आगे क्या बात देखेंगे। अब देखें, 1918 से 1919 और 1920 से 1921 के दौरान भारत के कई हिस्सों में फसल खराब हो गई थी। बात आ रही समझ में? 1918 से 1919 और 1920 से 1921 के दौरान भारत के कई हिस्सों में फसल खराब हो गई। फसल खराब होगी यानी कि खाद्य पदार्थों में महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ठीक है, फसल खराब हो गई, जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि है, फसल खराब हो चुकी है, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, महंगाई बढ़ेगी और फसल खराब भी है। ठीक,
और युद्ध खत्म होने के बाद भी ये मुश्किलें खत्म नहीं हुई। 1918 में तो युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद युद्ध के दौरान जो भी तहस नहस हुआ था, जो नष्ट हुआ था, उसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता, क्योंकि जब चोट लगती है तब तो पता नहीं चलता, लेकिन चोट लगने के कुछ देर बाद बड़ा दर्द होता है। ठीक वही स्थिति थी। युद्ध तो खत्म हो गया, युद्ध के दौरान जो घटनाएं घट रही हैं वो घटती चली जा रही हैं, लोग लड़ते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे तैसे सब चीजें हो रही हैं। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म होता है उसके बाद असलियत सामने आती है कि हमें कौन कौन सी हानियां हुई हैं। तो युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई थी, क्योंकि वो दौर महंगाई का दौर था, भुखमरी का भी दौर था, गरीबी का दौर था, ऊपर से अंग्रेजों के अत्याचार और अंग्रेजों के द्वारा लगाए जाने वाले दिन प्रतिदिन नए नए कानून। ऑलराइट, तो ये बात होती है प्रथम विश्व युद्ध की। अब एंट्री होती है अपने बापू की, गांधी जी की, ठीक है, जो लेके आए थे सत्याग्रह का विचार। ठीक है, तो गांधी जी की एंट्री भारत में कब होती है? अब आप बोलेंगे कि भाई गांधी जी तो भारत के ही थे, भारत में इनकी एंट्री की बात कहां से आती है? कहां से आती है भाई साहब? गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका एक मुकदमा लड़ने के लिए। गांधी जी थे बैरिस्टर, ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो गांधी जी मुकदमा लड़ने के लिए पहुंचे थे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, और वहां कितने साल रहे भैया? 21 वर्षों तक गांधी जी वहां रहे थे, और वहीं से सत्याग्रह का विचार लेके वापस भारत लौटे थे। ठीक है, तो गांधी जी की एंट्री होती है, गांधी जी भारत कब वापस लौटे? गांधी जी भारत वापस लौटे कब? बताओ भाई, किसी को पता है क्या? कोई बताएगा गांधी जी भारत वापस कब लौटे? गांधी जी लौटे थे 9 जनवरी 1915 को बापू भारत लौटे। ठीक है, और 9 जनवरी का ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्व है, क्योंकि गांधी जी भारत वापस आए थे, और 9 जनवरी को प्रति वर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो गांधी जी सत्याग्रह का विचार लेकर वापस लौटे थे। अब सत्याग्रह का प्रयोग क्या गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भी किया था? जो दक्षिण अफ्रीका से वो विचार भारत लेके आए थे? जी हाँ, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में भी किया था। क्यों किया था? क्या हुआ था वहां पर ऐसा? वहां पर नस्ल भेदी सरकार का आतंक था भाई साहब। ब्रिटिशर्स वहां भी बैठे थे, गोरे लोग, और दक्षिण अफ्रीका के लोगों का रंग होता है काला, तो वहां पर गोरे और काले यानी कि श्वेत और अश्वेत के बीच भेदभाव किया जाता था, और गांधी जी ने वहां पर नस्ल भेदी सरकार का विरोध अपने सत्याग्रह के दम पर किया था। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, यानी कि सत्याग्रह एक ऐसी लड़ाई होती है जो बिना किसी हथियार के लड़ी जाती है, और ऐसा कहा जाता है सत्याग्रह के बारे में कि अगर आप सच्चे हैं, ठीक है, अगर आप पूर्ण रूप से सच्चे हैं, आपने अपना काम ईमानदारी से किया है, और सामने वाला गलत है, तो आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना कोई बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, बस सत्य के दम पर शांतिपूर्वक वो लड़ाई लड़ी जा सकती है और जीती भी जा सकती है, ऐसा गांधी जी का कहना था। ठीक है, तो सत्याग्रह का विचार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लेके भारत वापस लौटे। सत्याग्रह भारत में औपनिवेशिक शासन से लड़ने का एक नया तरीका है, उस ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से जिसने भारत पर कब्जा करके रखा था। गांधी जी ने कहा था कि हम सत्य के आधार पर पूरी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम में सच्चाई है, हम में खोट नहीं है। ठीक है, और सत्याग्रह क्या है? यह अत्याचार और अन्याय के खिलाफ एक गैर आक्रामक और शांतिपूर्ण जन आंदोलन है। क्या है सत्याग्रह? अत्याचार और अन्याय के खिलाफ एक गैर आक्रामक और शांतिपूर्ण जन आंदोलन है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य को स्वीकार करने के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्य को स्वीकार करने के लिए आग्रह करना कि भाई हम सच हैं,
हम ही सत्य हैं, आपने हम पर अधिकार करके रखा है, हमने आप पर करके नहीं रखा है, क्योंकि आप भारत आए हैं, हम ब्रिटेन नहीं गए हैं आप पर अधिकार करने के लिए। इसलिए सच्चाई को स्वीकार कीजिए, हम ये आग्रह करते हैं, और अपने देश वापस लौट जाइए। ठीक है। और सत्याग्रह के बारे में एक बात और कही गई है कि यह एक नैतिक चेतना है, ना कि निष्क्रिय प्रतिरोध है। क्लियर हो गई बात? तो ये बात हो गई सत्याग्रह की, सत्याग्रह की शुरुआत की। अब बात आती है, देखें भाई, जो बात मैंने आपको बताई थी, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौट आए थे। कब लौट आए थे? जनवरी 1915 में भारत लौट आए, और गांधी जी ने कई सारे आंदोलन तभी से करना शुरू कर दिए थे। जैसे कि चंपारण जिले की बात करें, बिहार के चंपारण जिले की हम बात करें तो गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में किसानों के लिए एक आंदोलन करा था। उसके बाद गुजरात के खेड़ा जिले में आंदोलन करा था। खेड़ा जिले में कैसा आंदोलन था? गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल जो है खराब हो चुकी थी, और अंग्रेज लोग किसानों पर लगान लगाया करते थे, यानी कि कर लगाया करते थे, और फसल खराब होने के बावजूद भी उस लगान को बढ़ा दिया उनने कि अब आपको और ज्यादा लगान देना पड़ेगा। अब आप सोचो, एक किसान है, उसकी फसल खराब हो गई है, वो टैक्स दे रहा है और उस टैक्स को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, वो कहां से देगा भाई? उसका परिवार भूखा बैठा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी फसल खराब हो चुकी है, वो आपको पैसा कहां से देगा? तो गांधी जी ने जब यह परिस्थिति देखी गुजरात के खेड़ा में, तो क्या किया गांधी जी ने? क्या किया? गांधी जी ने आंदोलन किया और अंग्रेजों को अपना लगान वापस लेना पड़ा। ठीक है, चलिए, हाँ जी, चंपारण जिले में हुआ क्या था ऐसा? चंपारण की बात भी कर लेते हैं। तो बिहार के चंपारण जिले में किसानों का गांधी जी ने कैसे सहयोग किया था? बिहार के चंपारण में अंग्रेज लोग किसानों से क्या कह रहे थे? किसानों से कह रहे थे नील की खेती के लिए। किस लिए कह रहे थे? नील की खेती के लिए। और नील की खेती किस तरीके से? नील की खेती किस तरीके से? 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 3 कठिया पद्धति, जिसमें किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगानी पड़ेगी। इसे ही क्या कहा गया था? 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति। तो गांधी जी ने इसके विरोध में भी आंदोलन किया। ठीक, दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? खेड़ा आंदोलन था। खेड़ा आंदोलन में क्या हुआ था भाई? खेड़ा आंदोलन गुजरात में हुआ था। तो लगान वसूली विरोधी आंदोलन था ये। किस प्रकार का आंदोलन था? फसल खराब हो गई, ठीक है, सुन लो भाई, फसल खराब हुई, अंग्रेजों ने लगान बढ़ा दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने लगान बढ़ा दिया। तो ये क्या था? लगान विरोधी आंदोलन था, जो गांधी जी के द्वारा खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा में वहां के किसानों के सहयोग के लिए चलाया गया था। ऑलराइट, फिर अहमदाबाद में क्या हुआ? कपास मिल श्रमिकों के लिए आंदोलन चलाया 1918 में। तो इस दौरान गांधी जी ने बैक टू बैक 3 सत्याग्रह आंदोलन किए थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। अब आती है बारी काई की, रॉलेट एक्ट। अंग्रेज सरकार लेके आई थी भाई, गांधी जी का कोई आंदोलन नहीं है ये, ठीक है, नाम ही है रॉलेट एक्ट, अंग्रेजी सा नाम लग रहा है, ठीक है। चलिए तो देखें रॉलेट एक्ट क्या है, 1919। अब भाई इनने देखा, अंग्रेजों ने देखा कि इनका नेता भारत आ गया, गांधी जी भारत आ गए, बापू जी भारत आ चुके हैं और राजनीतिक आंदोलन तेजी से हो रहे हैं, राष्ट्रवादी आंदोलन तेजी से हो रहे हैं, बड़े बड़े राजनेता हर एक आंदोलन में भाग ले रहे हैं, देश की जनता सक्रिय हो रही है, इनको कैसे दबाया जाए, ठीक है, कैसे दबाया जाए। सरकार इनकी है और इनकी सरकार के होते हुए आंदोलन हो रहे हैं, भारत की आजादी की बात हो रही है, हम जो कानून लेके आ रहे हैं ये उसका विरोध ही करते जा रहे हैं, ये कैसे संभव है। अब क्यों ना इनको जेल में डाल दिया जाए, जब जेल के अंदर रहेंगे तो बस बाहर की गतिविधियां भी नहीं दिखाई देगी, चुपचाप रहे आएंगे जेल के अंदर, ऐसा अंग्रेजों ने सोचा और इसी को लेके, इसी सोच के साथ इन्होंने रॉलेट एक्ट कानून पास किया 1919 में। इसमें क्या करते थे ये, किसी भी राजनेता को शक के आधार पर पकड़कर जेल में डाल देते थे,
शक के आधार पर उसे पकड़ा और कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। क्लियर हो गई बात? जेल में डाल दिया, और कितने साल के लिए? कम से कम 2 वर्ष के लिए। और जो व्यक्ति जेल में है वो कोई वकील हायर नहीं कर सकता, वो कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकता, वो कोई अपील नहीं कर सकता। यानी कि बिना वकील, सुनना ध्यान से, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून था। और बिना दलील का कानून। अब आप सोचो कि जिस कानून के तहत कोई किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाए, 2 साल की सजा सुना दी जाए, वो व्यक्ति वकील हायर ना कर सके, अपील ना कर सके, मुकदमा दायर ना कर सके, तो वो कानून कैसा कानून कहलाएगा? बताओ जरा, किस प्रकार का कानून वो कहलाएगा? कोई बताएगा मुझे? बताइए भाई, किस प्रकार का कानून कहा जाएगा वो? कोई बता सकता है? रोलेट एक्ट को किस कानून के नाम से पुकारा गया? भारतीयों ने रोलेट एक्ट को किस कानून के नाम से जाना? सफेद कानून? क्या कहते हो? बताओ भाई जल्दी, ये कानून क्या सफेद कानून कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा भाई, ये कानून कहलाएगा काला कानून। कौन सा कानून कहलाएगा? काला कानून, अंधेर कानून। क्लियर हो रही है बात रोलेट एक्ट के बारे में? ये था एक काला कानून। तो इस अधिनियम से सरकार को क्या मिला? अंग्रेजी सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को, ध्यान से सुनिएगा, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने, जो उस समय राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी भारत के लोगों के द्वारा, तो राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक, कब तक? 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इसीलिए इसे काला कानून कहा गया। ऑलराइट, क्लियर हो गई यहां तक की बात? रोलेट एक्ट तक की कहानी क्लियर? बताइए भाई, 1915 में गांधी जी जब भारत वापस लौटे, वहां से 1919 तक की जो मैंने कहानी बताई वो क्लियर हुई आप सभी के लिए? बढ़े आगे, चलिए अब बारी आती है असहयोग ही क्यों। अब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया, ठीक है? तो असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? असहयोग ही क्यों? इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब क्या है? असहयोग ही क्यों? असहयोग, सहयोग ना करना, ठीक है? असहयोग का मतलब क्या है? सहयोग ना करना। इससे क्या मतलब है? किसका सहयोग ना करना? अंग्रेजों का सहयोग ना करना, ठीक है? गांधी जी क्या कहते थे कि भारतवासी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भारतवासी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई संस्थानों में अपना काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी कर रहे हैं, उनके द्वारा खोले गए विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं कपड़ों को पहन रहे हैं, ठीक है? जितनी भी चीजें हैं हम कहाँ की यूज कर रहे हैं? अंग्रेजों की यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं, हम उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं कि अपना साम्राज्य और फैलाओ, अपने स्कूल, कॉलेज, अस्पतालें, सरकारी इमारतें और बनाओ, अपनी कंपनियां खड़ी करो, है ना? ऐसे हम उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर जिस दिन हम उनका जो है सहयोग देना बंद कर देंगे, उनका तिनका भी यूज नहीं करेंगे, उसी दिन से उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि अब हम यहां पर नहीं रह सकते, ठीक है? क्योंकि ब्रिटिशर्स तो गिने चुने आए हैं, यहां रह तो रही है पूरी भारत की जनता, और भारत की जनता उन गिने चुने लोगों का सहयोग दे रही है, उनकी चीजों का उपयोग करके। तो इस तरीके से तो हम क्या कर रहे हैं? उनका सहयोग ही कर रहे हैं, यानी कि हमें उनका सहयोग करना बंद करना पड़ेगा। तो गांधी जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है भाई, हिंद स्वराज, ठीक है? हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था। कितनी बड़ी बात गांधी जी ने कही थी हिंद स्वराज में कि भारत में ये जो ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ है
भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और यह शासन इसी के सहयोग के कारण चल पा रहा है, भारतीयों के सहयोग के कारण ही चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। जिस दिन भारतीय अंग्रेजी चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, उनका सहयोग करना बंद कर देंगे, उसी दिन उनकी सरकारी इमारतों पर, उनके स्कूलों पर, उनके कॉलेजों पर, उनके इंस्टीट्यूशंस पर, उनकी दुकानों पर ताला लग जाएगा। क्योंकि उनकी आमदनी किससे हो रही है? हमसे हो रही है, और वो यहां से सारी चीजें ढोड़ो के इंग्लैंड लेके जा रहे हैं और उनका इंग्लैंड फल फूल रहा है। अगर आप सहयोग करना बंद कर दें तो भाई वो धराशायी हो जाएंगे और 1 साल के भीतर अपना बोरिया बिस्तर लेके टाटा बाय बाय हो जाएगी उनकी। समझ में आई बातें? तो गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप गांधी जी ने क्या क्या किया कि सब चीजों को बंद करवाने की कोशिश करी कि जो अंग्रेजी विदेशी कपड़े थे उनकी होली जलाई गई, उनको जलाया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, शराब की दुकानों के बाहर धरना दिया गया, विद्यालयों में, अंग्रेजी विद्यालयों में बच्चों को जाने से मना किया गया कि आप हमारे जो भारत के विद्यालय खोले गए हैं उनमें जाएं। ठीक है, भारत में जो वस्त्र बनाए जाते हैं उन वस्त्रों का प्रयोग करें। नहीं तो क्या होता था, अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज ये करते थे कि यहां से कच्चा माल ले जाते थे, कहां? इंग्लैंड ले जाते थे और वहां उनकी कंपनीज में प्रोडक्ट बनते थे, उनके कारखानों में प्रोडक्ट बनते थे और भारत के बाजारों में बढ़िया लंबी कीमतों पर बिकते थे। क्लियर हो रही है बात? और पहले क्या करते थे, भारत के बने कपड़े इंग्लैंड जाके बेचते थे, तो इससे भारत के लोगों को फायदा था कि हमारे कपड़े बाहर जाके बिक रहे। अब यहीं का कच्चा माल और बहुत ज्यादा मात्रा में ले जाते थे कि यहीं के लोगों को कच्चा माल यानी कि कपास, कपड़े बनाने का कच्चा माल नहीं मिल पाता था। ठीक है, और उनको उतनी आमदनी भी नहीं हो पाती थी, यानी कि यहाँ के बुनकरों को, व्यापारियों को घाटा हो रहा था और इंग्लैंड के व्यापारियों को मुनाफा हो रहा था। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, उनकी चीजों का प्रयोग नहीं करना है। ऑलराइट, असहयोग ही क्यों, ये बात समझ में आ गई? चला जाए आगे, चलिए चलते हैं। फिर असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? जो गांधी जी ने कहा था असहयोग हमें चालू करना है, वो विचार आंदोलन कैसे बन सकता था, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। गांधी जी ने क्या सुझाव दिया? ये जो आंदोलन हम चालू कर रहे हैं वो चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए। जो अंग्रेज सरकार ने यहाँ के लोगों को उपाधि दी है, कोई पदवी दी है, सबसे पहले आप उसको लौटा दो। सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अंग्रेज सरकार द्वारा अगर आपको कोई नौकरी दी गई है, छोड़ दो। अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए हो, वापस आ जाओ। अंग्रेजी पुलिस में भर्ती हुए हो, वापस आ जाओ। अदालतों में, विधायी परिषदों में भर्ती हुए हो, वापस आ जाओ। उनके स्कूलों में जाना बंद कर दो। उनके द्वारा बनाई गई विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, उन्हें उपयोग में ना लाओ, उन्हें यूज ना करो। ऐसे करना होगा। सबसे पहले उनके द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं, जो इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं, उनमें जाना छोड़ दो, उनकी चीजों का प्रयोग करना बंद कर दो। और इसके बाद अगर अंग्रेजी सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाए। अगर सरकार इसके बाद भी दमन का रास्ता अपनाती है, हमें दबाती है, अत्याचार करती है, तो एक बहुत बड़े रूप में हमें क्या चालू करना चाहिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करना चाहिए। ऑलराइट, क्लियर यहां तक की बात? चले आगे, चलिए चलते हैं। हाँ जी, आगे बताया गया है कि 1920 की गर्मियों का जब मौसम आया तो गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे, क्योंकि इन्हें लोगों का समर्थन तो चाहिए था। अगर कोई भी आंदोलन करना है देश में तो लोगों की सहमति तो चाहिए। जैसे कि जब समर्थन से क्या मतलब है यहाँ पर, जैसे कि मान लो देश में जब चुनाव होते हैं तो हर पार्टी का नेता, हर एक राजनीतिक पार्टी यानी कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता अलग अलग जगह अपनी यात्राएं करता है, अलग अलग शहरों में जाता है।
ठीक है, और लोगों का समर्थन हासिल करता है, जनसभाएं करता है, भाषण करता है, लोगों को अपनी पार्टी के बारे में, अपने कार्यों के बारे में, अपने एजेंडा के बारे में बताता है। तो जब गांधी जी को असहयोग आंदोलन शुरू करना था, गांधी जी ने शौकत अली के साथ मिलकर, गांधी जी और शौकत अली दोनों ने आंदोलन के लिए कई जगह अलग अलग यात्राएं करी और समर्थन जुटाने की सारी कोशिशें करी। ऑलराइट, फिर देखें, कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव सभी के सामने रखा था, तो जितने भी कांग्रेस के लोग थे उस प्रस्ताव को शक की दृष्टि से देख रहे थे कि क्या पता ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये प्रस्ताव ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा भी रहे थे। जो नवंबर 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधायी परिषद के लिए चुनाव होने वाले थे, उसका बहिष्कार करने में भी हिचकिचा रहे थे कि हम इसका बहिष्कार करें कि नहीं करें। ठीक है, और उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। कांग्रेस के लोगों को क्या डर था कि अगर ये आंदोलन चालू हुआ तो हो सकता है कि भारत की जनता हिंसा पर उतर आए, क्योंकि लोगों को दिन ब दिन जागृत किया जा रहा है, हर तरीके से अवेयर किया जा रहा है, अंग्रेज विरोधी आंदोलन चलाए जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि जनता इतनी जागरूक हो जाए कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को एक तरफ रख के, शांति और अहिंसा के सिद्धांत को एक तरफ रखते हुए हिंसा पर उतर आए, क्योंकि जनता तो पूरे तरीके से परेशान थी ही। अब उन्हें गांधी जैसा नेता मिल गया और गांधी जी आंदोलन पे आंदोलन चलाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस को क्या डर था? कांग्रेस को यह डर था कि कहीं ये आंदोलन हिंसात्मक आंदोलन का रूप ना ले ले। यही बात कही गई है कि कांग्रेस को यह डर था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। और सितंबर से लेकर दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। ठीक है, क्योंकि सभी का समर्थन इस आंदोलन को चलाने के लिए नहीं था। ऑलराइट, क्लियर हो रही है बात? असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया, कब शुरू किया, क्यों शुरू किया, क्या मतलब था, और आगे असहयोग आंदोलन में कौन कौन सी बातें आती हैं, और आखिरी में हम देखते हैं कि इस आंदोलन को लेके कांग्रेस के बीच ही खींचतान चल रही थी। फिर कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। जो आंदोलन का समर्थन करने वाले लोग हैं और आंदोलन का जो विरोध करने वाले लोग हैं, एक समय पर ऐसा लगा कि इन दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी, और अगर सहमति नहीं बनी तो आंदोलन कैसे सफल होगा। भाई गांधी जी ने आंदोलन चालू किया है तो आंदोलन तो होगा, लेकिन अगर वहीं पर समर्थक के साथ विरोधी भी हो उस आंदोलन के और दोनों में सहमति ना बने तो हो सकता है कि आंदोलन असफल भी हो सकता है। समझ रहे हो आप? अब देखें आगे क्या कहानी बनती है। आगे कहानी बनती है कि आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, ये बात आपको याद रखनी है, सवाल यहीं से बनेगा। क्या होता है भाई? दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी। ठीक है, कांग्रेस के सामने जब ये प्रस्ताव रखा गया तो कुछ विरोधी थे, कुछ समर्थक थे, लेकिन अंत में बहुमत के साथ, मेजॉरिटी के साथ असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसमें सहमति बन गई। ऑलराइट, यानी प्रस्ताव पास हो गया असहयोग आंदोलन का। अब सवाल कहां से बनता है? सवाल कहां से बनता है? यहां सवाल बनेगा ये कि कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब और कहां पास किया गया? कब पास किया गया? दिसंबर 1920 में पास किया गया। और कहां पास किया गया? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ये पास किया गया। क्लियर? चलिए फिर आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा, ये सारी बातें अभी भी सस्पेंस में हैं।
कैसे सस्पेंस? वो तो ठीक है, आपकी किताब में तो लिखा है, लेकिन अभी आपको बताने के पर्पज से सस्पेंस में है, क्योंकि अभी आपने क्या देखा कि आंदोलन में सभी लोगों की सहमति नहीं थी। भले ही बड़े तौर पर अलग अलग शहर में जाके शौकत अली के साथ महात्मा गांधी जनसभाएं कर रहे थे, यात्राएं कर रहे थे, लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही सारे लोगों के बीच इस आंदोलन को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी, क्योंकि कांग्रेस के कुछ लोगों को जो इस आंदोलन के विरोधी थे, उन्हें यह लग रहा था कि ऐसा ना हो कि इस आंदोलन को लेके जनता हिंसात्मक रवैया अपना ले और ये आंदोलन एक हिंसात्मक रूप ले ले। ऑलराइट, इसीलिए ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि प्रस्ताव तो पास हो गया, लेकिन आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, कौन कौन से लोग थे, सहमति के साथ पास हुआ था, क्या विरोधी भी इसमें शामिल हुए थे, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा, जो अलग अलग सामाजिक समूह थे, ठीक है, उन सारे सामाजिक समूह ने इस आंदोलन को किस तरीके से लिया, ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं। ऑलराइट, ठीक है, अब जलियांवाला बाग कांड की बारी है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि जो असहयोग आंदोलन की हमने बात करी, जब 1922 का दौर आया, शुरू में तो ये आंदोलन ठीक ठाक चल रहा था, ठीक है, महिलाओं ने शराब की दुकानों के बाहर पिकेटिंग करी। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि धरना दिया, लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। और एक समय ऐसा भी आता है, तारीख थी 4 फरवरी 1922 की, 4 फरवरी 1922 की तारीख थी, और उस तारीख में क्या होता है, चौरी चौरा हत्याकांड। क्या होता है, चौरी चौरा कांड। अब ये चौरी चौरा कांड क्या है, क्या कोई चोरी हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई थी। चौरी चौरा कांड ये कहां है भाई? उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नाम की एक जगह है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब हुआ ये कि गांधी जी उस वक्त चौरी चौरा में मौजूद नहीं थे, लेकिन ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया था। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में लोगों ने क्या किया, लोगों की भीड़ ने हिंसात्मक रूप ले लिया और वहां की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिससे कई सारे पुलिस अफसरों की मृत्यु हो गई थी। और जब ये बात गांधी जी को पता चली कि इस आंदोलन ने हिंसात्मक रूप ले लिया है और चौरी चौरा में इस तरह की घटना हुई है, तो गांधी जी क्या हो गए भाई, बहुत ही दुखी हुए कि भाई मैं इस देश को आजादी, सत्य और अहिंसा और शांति के बल पर दिलाना चाहता हूं। मैंने लोगों को ऐसा तो नहीं कहा कि जाओ और उस पुलिस थाने में आग लगा दो। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये आंदोलन हिंसा के बल पर होना चाहिए। गांधी जी के सिद्धांतों में सत्य, अहिंसा और शांति के विचार शामिल थे, लेकिन लोगों ने गांधी जी के विचारों के विरुद्ध यह कांड कर डाला। गांधी जी बहुत दुखी हुए और गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। यानी कि ये आंदोलन चला तो, और जिसका डर कांग्रेस को था कि कहीं ये आंदोलन आगे जाके हिंसात्मक रूप ना ले ले, लोग हिंसा का प्रयोग ना करने लगे, और वही हुआ भी। और अंत में गांधी जी को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा, वहीं पर रोकना पड़ा। क्लियर है? यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो असहयोग आंदोलन पूर्ण तरीके से सफल नहीं हो पाया, जैसा गांधी जी चाहते थे। चले आगे, अब देखते हैं, अब बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। क्या है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड? सबसे पहले तो जगह की बात करते हैं। ये जलियांवाला बाग है कहां? किस किस को पता है, जल्दी कमेंट करके बताएं, जलियांवाला बाग कहां स्थित है? तेजी से कमेंट आना चाहिए भाई, तेजी से। जलियांवाला बाग कहां स्थित है, कौन बताएगा? फास्ट, जल्दी, ठीक है। तो जलियांवाला बाग है भाई साहब पंजाब के अमृतसर में। कहां है? पंजाब के अमृतसर में है। क्लियर? अब तारीख थी 13 अप्रैल 1919 की। कौन सी तारीख थी? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के मैदान में भारी भीड़ एकत्रित हुई थी। ठीक है, किस लिए हुई थी? क्योंकि उस दिन वैशाखी का दिन था और एक बहुत बड़ा मेला भी वैशाखी का उस बाग में लगाया गया था। और अब सुनो,
जबकि उस समय अमृतसर में कर्फ्यू चल रहा था। जनरल डायर ने अपने हाथ में पूरी कमान ले ली थी और मार्शल लॉ लगा दिया था। मार्शल लॉ मतलब सेना का अधिकार उस क्षेत्र में हो गया था। ऑलराइट, इसके बावजूद भी एक विशाल जनसभा भारतीयों के द्वारा पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित करी गई। वैशाखी के मेले का आयोजन भी किया गया। और क्यों की गई ये जनसभा? वो करी गई थी रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट के बारे में मैंने बताया था। रॉलेट एक्ट भी कब आया था? 1919 में भी आया था। जलियांवाला बाग कांड भी कब हुआ? 1919 में ही हुआ। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में वैसाखी के अवसर पर जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई, मेला भी लगाया गया। और जबकि जनरल डायर ने पूरे अमृतसर में कर्फ्यू लगा के रखा था, मार्शल लॉ लगा के रखा था। और जब जनरल डायर को यह बात पता चली कि जलियांवाला बाग में इस तरीके की सभा चल रही है, हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, तो जनरल डायर ने अपनी सेना को आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि जाके पूरे बाग को घेर लो, जलियांवाला बाग को घेर लो। ठीक है, और सेना ने पूरे बाग को घेर लिया और एक दरवाजे से अंदर घुस भी गई पूरी सेना और बाहर निकलने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। पूरे रास्ते बंद कर दिए कि भीड़ कहीं बाहर ना जा पाए। और जनरल डायर ने अपनी सेना को आदेश दिया कि भीड़ पर गोलियां चला दो। अब लोगों को इसकी कानों कान खबर भी ना थी कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। अब सारे दरवाजे बंद थे, जनता बाहर भी नहीं जा सकती थी। समझ में आ रही है बात? और लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही हैं, जिससे सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई, हजारों लोग घायल हुए। और जलियांवाला बाग जब आप कभी घूमने जाएं तो वहां पर एक कुआं बना हुआ है, ठीक है, और उसे अब मौत के कुएं के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जान बचाने के लिए कई लोग, सैकड़ों लोग उस कुएं में कूद गए, क्योंकि बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। लोग जाएं कहां अपनी जान बचाए? अब जब एक के बाद एक लोग उस कुएं में कूदते जा रहे हैं गोलियों से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, तो जान बचने के बजाय उनकी जान चली गई। इस तरीके का भयानक नरसंहार जलियांवाला बाग कांड में 13 अप्रैल 1919 के दिन, वैशाखी के दिन हुआ था। क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के मैदान में भारी भीड़ एकत्रित हुई थी और जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसके बाद डायर ने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। ये देखें, उस समय का दृश्य है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का। ऑलराइट, क्लियर? तो अब जब भी पंजाब जाएं, ठीक है, पंजाब के शहर अमृतसर जरूर जाना और वहां पर जलियांवाला बाग जरूर जाना। क्लियर है? वहां आप जाएंगे तो वहां की दीवारों पर अभी भी गोलियों के निशान बने हुए हैं। ऑलराइट, तो जलियांवाला बाग कांड की कहानी याद रहेगी आपको। बढ़ा जाए आगे, चलिए चलते हैं। अब देखें, खबर फैलते ही उत्तर भारत में हड़तालें होने लगी। जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उत्तर भारत में हड़तालें होने लगी, क्योंकि पंजाब कहाँ है? उत्तर भारत में ही है, उत्तर भारत का राज्य है। तो उत्तर भारत में हड़तालें होने लगी और लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? अब जनता भी चुप रहने वाली नहीं थी। जनता, उत्तर भारत की जनता हड़तालें करने लगी, पुलिस से मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। और सरकार ने, कौन सी सरकार ने? अंग्रेजी सरकार ने, ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने इसका जवाब और ज्यादा क्रूरता से दिया, क्योंकि अंग्रेज कहां चुप रहते थे, वो तो हमें दबा के रख रहे थे, गुलाम बना के रख रहे थे। और रॉलेट एक्ट भी क्यों लेके आए थे वो? ताकि यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों को दबाया जा सके, यहाँ के राजनेताओं को कैद किया जा सके, ताकि राजनीतिक गतिविधियां हो ही ना पाए, राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हो ही ना पाए। क्लियर हो रही है बात? पूरी कनेक्टिविटी समझ में आ रही है अभी पहले से लेके अभी तक की? जितना अभी पढ़ा है पूरी कहानी समझ में आई? क्लियर? चलो भाई, अब देखो, अब जानते हैं एक और आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं भाई क्या था ये खिलाफत आंदोलन।
तो कहानी सुनने की कोशिश करना पहले और समझने की कोशिश करना, ठीक है। उसके पहले अभी चेक कर लो जल्दी से लाइक शेयर बराबरी से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी नए नए जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर देना है ताकि जैसे ही वीडियो आता है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो अटेंड कर पाए। ऑलराइट, चलिए तो खिलाफत आंदोलन की कहानी सुनते हैं। सभी रेडी हैं भाई? कहानी में तो मजा आता है, सभी रेडी हैं? चलो तो खिलाफत आंदोलन की कहानी कुछ ऐसी है। बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की। वही दौर है भाई, अभी 1914 से 1918 तक की कहानियां ही चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन और रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग 1919 और 1920 की कहानियां हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो 1914 से लेकर 1920 तक की कहानियां अभी हम कवर कर रहे हैं। उसी में बीच में एक आती है खिलाफत आंदोलन की कहानी। क्या था खिलाफत आंदोलन? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या रोल था? उसी का रोल था सबसे ज्यादा। तो जब पहला विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, यूरोपीय देशों के बीच हुआ था। भारत को इसलिए सहयोग करना पड़ा कि ब्रिटिशर्स का राज यहां था, तो भारतीय सेना का सहयोग उन्हें मिला। ये बात तो अपन शुरू में जान चुके थे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो तुर्की की हार हो गई थी, ऑटोमन साम्राज्य तुर्की, ठीक है, एक देश है तुर्की, वहां ऑटोमन साम्राज्य था, उसकी हार हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। किन देशों के साथ था ये? धुरी राष्ट्रों के साथ, केंद्रीय शक्तियों के साथ, यानी कि जर्मनी, जापान, इटली, टर्की, ये सब एक साथ थे और इनकी हार हो गई थी। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया? अब अंग्रेज जो है यानी कि ब्रिटिशर्स जो कि मित्र राष्ट्र में थे, तो वो हर एक देश जो हार गया था उसको इस युद्ध का जिम्मेदार ठहरा रहे थे, खासतौर से जर्मनी को, ठीक है। तो बात तुर्की की करते हैं, जर्मनी को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। तो तुर्की भी इसमें हार गया था, तो इनने क्या किया? जो तुर्की में खलीफा का पद था, तुर्की में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति खलीफा होता है, तो खलीफा के पद को इनने क्या कर दिया था? निष्कासित कर दिया था कि यानी वहां पर खलीफा का पद नहीं होना चाहिए, ऐसा कह दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो उसके खिलाफ आंदोलन तो होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ सबसे ऊंचा पद खलीफा का पद होता है और आप उसी को मिटाने की बात कर रहे हो। तो इसके विरोध में खिलाफत आंदोलन हुआ और इस आंदोलन की शुरुआत करी थी दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन्होंने आंदोलन शुरू किया और इन्होंने कहा कि हम खलीफा के पद की वापसी तो लेकर आएंगे। अब क्या होता है? अब गांधी जी ने इस मौके को एक बहुत ही बेहतरीन मौके के रूप में देखा। कैसा मौका? कैसा मौका? हिंदू मुस्लिम एकता का, ठीक है, क्योंकि तुर्की कैसा देश है? मुस्लिम देश है। खलीफा का पद क्या है? एक मुस्लिम पद है, ठीक है। अब गांधी जी ने कहा कि अगर हम खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों का सहयोग देते हैं तो इससे हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेगी और भारत को आजाद कराने में हमें और ज्यादा आसानी हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि ऐसा नहीं था कि तुर्की के मुसलमान बस भड़के थे, भारत के मुसलमान भी भड़के हुए थे। तो गांधी जी ने कहा कि अब हम मुस्लिमों की मदद करेंगे जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिलेगा और आगे हमें इससे फायदा मिलेगा। ऑलराइट, तो इसका नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया, गांधी जी ने भी इसका सहयोग किया। आगे क्या बात कही गई? खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया, ठीक है। जो खलीफा की उस समय शक्तियां थी, जिस शक्तियों को वापस ले लिया था, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था, उसको उस पद को वापस लाने के लिए, उनकी शक्तियों को वापस लाने के लिए, उनकी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, ठीक है। और इस तरीके से खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था और गांधी जी ने सहयोग भी किया था। ऑलराइट, क्लियर हो गई खिलाफत आंदोलन की कहानी? बढ़ा जाए आगे फिर? चलिए अब देखें। अब देखो, गांधी जी ने कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन का समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग अभियान शुरू करने के लिए राजी कर लिया, ठीक है। जो असहयोग आंदोलन की हमने बात करी थी कि कांग्रेस के ज्यादातर सदस्य से सहमत नहीं थे, लेकिन गांधी जी ने दोनों बातों के लिए कांग्रेस को राजी कर लिया। एक तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए भी, क्योंकि दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास कर दिया था, और
खिलाफत आंदोलन में सहयोग देने के लिए भी कांग्रेस को राजी कर लिया गांधी जी ने, ठीक है। और दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लग गई, यानी कि दोनों बातें गांधी जी की मान ली गई। ऑलराइट, चलिए अब देखो, ये देखो, विदेशी कपड़े का बहिष्कार जुलाई 1922 की कहानी है। विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। ये चरखे के माध्यम से, ये देखो, ये भारतीय चरखा है, हथकरघा है, इसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इससे ही कपड़े बनते थे भारत में, इसको बढ़ावा देने के लिए विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। ऑलराइट, जिसमें कई सारे लोगों ने भाग लिया था। अब देखें, आज का सेशन खत्म, यहां तक की कहानी भी खत्म। तो अब मुझे ये बताओ, यहां तक की जो कहानी मैंने आपको सुनाई है वो आपको समझ में आई? पूरी कहानी याद आई आपको, जो आप अपने मम्मी पापा से सुनते रहते होंगे, या कभी न्यूज में पढ़ लिया, या कहीं कुछ ऐसी बात हुई, चर्चा हुई, तो पूरी कहानी तो समय में नहीं होती पता। लेकिन अब पूरी कहानी आपको पता चल गई होगी कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे मानी जाती है, ठीक है, और कौन कौन से आंदोलन हुए। कहानी के साथ समझ में आ गए? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देना है कि पूरी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, और कमेंट करके भी ये भी बता देना है कि अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो क्वेश्चन क्या है आपका। ऑलराइट, चलिए तो चलते हैं और मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के हर एक सेशन को, लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री में पढ़ाए जाते हैं। सीबीएसई के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश जैसे स्पेशल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिनको पढ़ने के लिए आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन को परचेस करने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।